नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं सेल्मा लेगरलॉफ की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में, द रैट ट्रैप यानी चूहेदान। हम्म हमारे पास कहानी के कुछ खास हिस्से हैं जिनके जरिए हम इसके गहरे मायने और किरदारों के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, सेल्मा लेगरलॉफ स्वीडिश लेखिका थीं और उनकी कहानियों का जादू कई जबानों में फैला। उनकी लिखाई में एक बात साफ है, एक विश्वास कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे प्यार और समझ से जगाने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें ले जाती है स्वीडन की पुरानी लॉ अयस्क खदानों के माहौल में। तो चलिए इस चूहेदान बेचने वाले के साथ चलते हैं, देखते हैं उसकी सोच क्या है और कैसे इंसानियत का एक छोटा सा पल उसे बदल देता है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से, वो तार के छोटे छोटे चूहेदान बनाकर बेचता है। हाँ, और वो तार भी उसे कोई खरीद कर नहीं मिलता था, भीख मांगकर या कहीं से जुगाड़ करके लाता था। तो जाहिर है कमाई कुछ खास नहीं थी, पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी। हालत भी वैसी ही थी, फटे कपड़े, पिचके गाल, आंखों में भूख साफ दिखती थी। आप सोच सकती हैं कितनी बेरंग और अकेली जिंदगी रही होगी। बिल्कुल। और शायद इसी अकेलेपन से एक अजीब सी सोच पैदा होती है उसके मन में। हाँ, एक दिन चलते चलते उसे यूं ही ख्याल आता है, बड़ा मजेदार लगता है उसे वो ख्याल, कि ये पूरी दुनिया, अपनी जमीन, समंदर, शहर, गांव, सब कुछ एक बड़ा सा चूहेदान ही तो है। चूहेदान? पूरी दुनिया? ये तो बड़ा अजीब नजरिया है। इसका क्या मतलब हुआ? उसके लिए दुनिया का मकसद बस चारा डालना था, लोगों को फंसाने के लिए। जैसे चूहेदान में पनीर या मांस का टुकड़ा रखते हैं ना, वैसे ही दुनिया दौलत, खुशी, पनाह, कपड़ों का लालच देती है। अच्छा। और जैसे ही कोई इस चारे की तरफ लपकता है, बस ये दुनिया का चूहेदान बंद, सब खत्म। और शायद इसलिए कि दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था, उसे इस तरह सोचने में एक अजीब सी खुशी मिलती थी। हाँ, कह सकते, एक कड़वी तसल्ली। ये उसका एक तरह का, क्या कहें, शगल बन गया था उन लोगों के बारे में सोचना जो फंस चुके थे या फंसने वाले थे। खैर, एक शाम वो ऐसे ही भटक रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो उसे सड़क किनारे एक झोपड़ी दिखी। उसने सोचा रात के लिए पनाह मांग लूं। दरवाजा खटखटाया। और हैरानी की बात, जैसा आपने कहा, उसे मना नहीं किया गया, बल्कि घर का मालिक, एक अकेला बूढ़ा किसान, क्रॉफ्टर, वो तो खुश हुआ किसी का साथ पाकर। हाँ, अकेला था बेचारा। उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ पनाह ही नहीं दी, फौरन दलिया पकाया, उसे खाना दिया, अपना तंबाकू भी शेयर किया। और ताश का खेल भी खेला। मजोलिस, शायद कोई स्वीडिश खेल होगा। हाँ, लगता तो यही है। और वो बूढ़ा आदमी बातों में भी उतना ही खुला था। उसने बताया कि कैसे जवानी में वो रामशो आयरन वर्क्स में काम करता था। और अब उसकी गाय ही उसका सहारा है। बड़ी अच्छी गाय थी, जिससे पिछले महीने ही उसे पूरे 30 क्रोनोर मिले थे। 30 क्रोनर उस जमाने में अच्छी रकम होगी। हाँ, और शायद मेहमान को यकीन नहीं हुआ होगा, तो बूढ़े ने वो पैसे थैले से निकालकर दिखाए भी। 3 10-10 क्रोनर के नोट। लेकिन अगली सुबह सब बदल गया। दोनों अपने अपने रास्ते गए। क्रॉफ्टर गाय दूहने चला गया, पर ये चूहेदान वाला आधे घंटे बाद लौट आया। जी, और उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, इस बार खिड़की का शीशा तोड़ा, हाथ अंदर डाला और वो 30 क्रोनोर वाला थैला निकाल लिया, पैसे अपनी जेब में डाले और थैला वापस वहीं टांग दिया, चला गया। यहीं पर देखिए आयरनी। बूढ़े आदमी की शराफत का, उसकी उदारता का जवाब दिया विश्वासघात से। उसे लगा वो बड़ा होशियार है, पर असल में वो खुद ही दुनिया के चूहेदान के चारे में फंस गया, पैसों के लालच में। बिल्कुल। पैसे लेकर वो सोचने लगा, अब मुख्य सड़क से जाना ठीक नहीं, जंगल का रास्ता पकड़ लिया। शुरू में तो सब ठीक था, पर जल्दी वो एक बड़े घने अनजान जंगल में भटक गया। और अब उसे अपनी ही फिलॉसफी याद आई, दुनिया एक चूहेदान है। हाँ, अब उसकी अपनी बारी थी। चारा देखकर वो खुद फंस गया था। पूरा जंगल उसे एक जेल की तरह लगने लगा। पेड़, झाड़ियां, गिरे हुए लट्ठे, जैसे एक सबने उसे घेर लिया हो। लगा कि अब यहां से निकलना नामुमकिन है। दिसंबर का महीना था, सर्दी, अंधेरा। वो थक कर बिल्कुल निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा बस अब खत्म। लेकिन जैसे ही उसने सिर जमीन पर रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, एक नियमित थपथपाहट। हथौड़े की चोट। उसने सोचा, जरूर पास में कोई लोहे का कारखाना है।
रामशो आयरन वर्क्स। हिम्मत जुटाई उसने, उठा और आवाज की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। वो रामशो आयरन वर्क्स पहुंच गया। आजकल तो बंद है, पर तब बड़ा कारखाना था। क्रिसमस से ठीक पहले की शाम थी। भट्टी, जिसे फोर्ज कहते हैं, वहां मास्टर स्मिथ और उसका सहायक काम कर रहे थे। भट्टी में शोर बहुत था। धौंकने की आवाज, कोयले के छटकने की आवाज, बाहर झरने का शोर, तेज हवा। शायद इसी शोर की वजह से लोहारों ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आदमी गेट खोलकर अंदर आ गया, जब तक कि वो बिल्कुल भट्टी के पास नहीं पहुंच गया। ऐसे गरीब आवारा लोगों का ठंड से बचने के लिए फोर्ज की गर्मी में आ जाना कोई अनोखी बात नहीं थी। लोहारों ने बस एक नजर डाली और फिर अपने काम में लग गए। वैसा ही दिख रहा था वो, लंबी दाढ़ी, गंदा फटे हाल और छाती पर चूहेदानों का गुच्छा। उसने बस रहने की इजाजत मांगी, इशारे से। मास्टर लोहार ने बिना कुछ कहे थोड़ा घमंड से सिर हिला दिया। हाँ, रह लो। आवारा भी छुप रहा। वो बात करने थोड़ी आया था, बस सोना चाहता था, खुद को गर्म करना चाहता था। उसी वक्त उस आयरन मिल का मालिक, जो एक बड़ा आयरन मास्टर था, अपने रात के इंस्पेक्शन दौरे पर फोर्ज में आया। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि बाजार में बढ़िया लोहा जाए। वो काम पर बहुत ध्यान देता था। आते ही उसकी नजर उस लंबे फटेहाल आदमी पर पड़ी, जो भट्टी के इतने करीब था कि उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। आयरन मास्टर लोहारों की तरह नहीं था। वो उसके पास गया, उसे ध्यान से देखा, फिर उसका चेहरा ठीक से देखने के लिए उसकी टोपी हटा दी और अचानक बोला, अरे निल्स ओलोफ, तुम हो? ये क्या हाल बना रखा है? अब इस चूहेदान वाले ने आयरन मास्टर को पहले कभी देखा नहीं था, नाम तक नहीं जानता था। लेकिन उसे लगा, भाई अगर ये अमीर आदमी मुझे अपना पुराना साथी समझ रहा है तो शायद कुछ क्रोनर दे दे। तो उसने फौरन सच्चाई नहीं बताई, बस कह दिया, हाँ भगवान जानता है मेरे साथ बुरा हुआ है। आयरन मास्टर ने उसे डांटा भी कि रेजिमेंट से इस्तीफा क्यों दिया, और फिर उसे अपने साथ घर चलने को कहा क्रिसमस के लिए। लेकिन हवेली जाना उस मालिक के साथ, जिसे वो एक तरह से धोखा दे रहा था। हाँ, ये उसे ठीक नहीं लगा। उसे वो 30 क्रोनर याद आ गए। उसे लगा ये तो सीधे शेर की मांद में जाने जैसा है, पकड़ा जाऊंगा। वो बस फोर्ज में सोना चाहता था और सुबह चुपके से निकल जाना चाहता था। इसलिए उसने आयरन मास्टर का न्योता ठुकरा दिया, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। आयरन मास्टर को लगा शायद ये अपने फटे कपड़ों की वजह से शर्मा रहा है। उसने फिर कोशिश की, कहा घर पर बस मैं और मेरी बड़ी बेटी एडल है, क्रिसमस साथ मनाएंगे। लेकिन अजनबी ने ना और फिर ना कहा। आयरन मास्टर को हार माननी पड़ी। वो चला गया, लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं। आधे घंटे बाद फोर्ज के बाहर फिर गाड़ी के पहियों की आवाज आई। एक नया मेहमान, पर इस बार आयरन मास्टर नहीं था। उसने अपनी बेटी एडल विल्मिंसन को भेजा था। शायद पिता को लगा कि बेटी शायद मना ले, उसमें मनाने की काबिलियत ज्यादा हो। एडल अंदर आई। उसके पीछे एक नौकर था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट था। वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में एक शराफत थी, थोड़ी झिझक भी थी। वो सीधे उस अजनबी के पास गई, जो शायद फिर सो गया था। उसने धीरे से उसकी टोपी उठाई। आदमी एकदम उछल पड़ा, डरा हुआ लग रहा था। एडल ने बहुत नरमी से अपना परिचय दिया। कहा कि पिताजी ने बताया कि आप फोर्ज में सोना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको घर ले जाने आई हूं। उसने कहा कि उसे उसकी हालत देखकर दुख हुआ है, और फिर उसने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि वो डरा हुआ है। हाँ, उसने मन में सोचा भी, या तो इसने कुछ चुराया है या जेल से भागा है। बिल्कुल। लेकिन ये सोचने के बाद भी उसने जो कहा वो कमाल का था। उसने कहा, आप निश्चिंत रहें कैप्टन। कैप्टन कहकर बुलाया उसे। हाँ, कैप्टन। कि आपको उतनी ही आज़ादी से जाने दिया जाएगा जितनी आज़ादी से आप आए हैं। बस कृपया क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रहें। ये बात, उसे कैप्टन कहना, उसकी असलियत का अंदाजा होने के बावजूद उसे इज्जत देना और जाने की आज़ादी का वादा करना, शायद इसी ने उस चूहेदान वाले का भरोसा जीत लिया। शायद पहली बार किसी ने उस पर इस तरह भरोसा दिखाया था। उसे शक होने के बाद भी उसने वो फर कोट स्वीकार कर लिया और एडल के पीछे चुपचाप गाड़ी तक चला गया। लोहार हैरान होकर देखते रह गए। लेकिन गाड़ी में बैठते ही हवेली जाते हुए उसे फिर बुरे ख्याल आने लगे। डर सताने लगा। वो सोचने लगा, मैंने उस शैतान बूढ़े के पैसे क्यों लिए? अब मैं जाल में बैठा हूं और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यहां देखिए, क्रॉफ्टर की दयालुता और एडल की दयालुता में एक महीन सा फर्क है। क्रॉफ्टर ने उदारता दिखाई, खाना दिया, पनाह दी, लेकिन एडल ने उदारता के साथ साथ उसे सम्मान दिया, एक पहचान दी कैप्टन की, और भरोसा दिलाया, वो भी तब जब उसे शक था। शायद यही वो चाबी थी जिससे ताला खुल सकता था।
बिल्कुल। अगला दिन क्रिसमस की शाम थी। सुबह नाश्ते के वक्त आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया। बड़ा खुश था। अपनी बेटी से कह रहा था कि पहले हमें इस कैप्टन को थोड़ा तंदुरुस्त करना होगा, फिर इसे चूहेदान बेचने के अलावा कोई ढंग का काम देना होगा। लेकिन बेटी एडल थोड़ी शंकित थी। उसने कहा, पिछली रात मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे लगे कि वो कभी पढ़ा लिखा आदमी था। पिता ने कहा, अरे रुको तो, जरा साफ सुथरा होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा तो अलग दिखेगा। और जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। हाँ, और क्या रूप बदला था। बिल्कुल साफ, नहाया हुआ। नौकर ने उसके बाल काटे थे, दाढ़ी बनाई थी। और उसने आयरन मास्टर का ही एक अच्छा सूट पहना था, सफेद कमीज, स्टार्च वाला कॉलर, पूरे जूते। लेकिन मेहमान इतना सज धज के आया पर आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने उसे देखा, माथे पर बल पड़ गए। अब दिन के उजाले में उसे अपने पुराने साथी निल्स ओलोफ समझने की गलती करना नामुमकिन था। वो गरजा, इसका क्या मतलब है? अजनबी ने अब कोई बहाना बनाने की कोशिश नहीं की। उसने साफ कहा, ये मेरी गलती नहीं है सर। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गरीब व्यापारी के अलावा कुछ और हूं। मैंने तो बस फोर्ज में रात गुजारने की इजाजत मांगी थी। उसने कहा, कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं अभी अपने फटे कपड़े पहन के जा सकता हूँ। आयरन मास्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, यह पूरी तरह ईमानदारी नहीं थी। शरीफ को, मतलब पुलिस को, इस मामले में कुछ कहना होगा। तभी ये आवारा, ये चूहेदान वाला आगे बढ़ा और मेज पर जोर से मुक्का मारा। और फिर अपनी वही बात दोहराई, दुनिया एक बड़ा चूहेदान है। उसने कहा कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें, ये दौलत, ये आराम, ये सब पनीर के टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े हैं, जो किसी गरीब को मुसीबत में खींचने के लिए रखे गए हैं। ऐसा खोल रहा था। एडल ने अपने पिता को रोका। हाँ, एडल ने कहा, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो जाए। ये बहुत बड़ा मोड़ था कहानी में। बिल्कुल, ये एक निर्णायक क्षण है। एडल ने अपने पिता से बहस की। उसने कहा कि वो इस अजनबी के बारे में सोच रही है। ये आदमी साल भर यूं ही भटकता रहता है। शायद पूरे देश में एक भी जगह नहीं है जहां उसका स्वागत होता हो, जहां वो घर जैसा महसूस कर सके। उसे हमेशा डर लगा रहता है, कहीं कोई पकड़ न ले, कोई पूछताछ न करने लगे। एडल ने कहा, मैं चाहती थी कि वो हमारे साथ शांति का एक दिन बिताए, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। उसने माना कि हाँ, ये सब एक गलती थी, उन्हें पहचानने में भूल हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा, हमें एक ऐसे इंसान को इस तरह नहीं भगाना चाहिए जिसे हमने खुद यहां आने के लिए कहा है और जिससे हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है। क्या जबरदस्त दलील थी। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक इंसान के सम्मान की बात थी, उसके अकेलेपन को समझने की कोशिश थी। बिल्कुल, वो उसे एक इंसान की तरह देख रही थी, न कि एक गलती या धोखेबाज की तरह। और उसकी इस दलील के आगे आयरन मास्टर को झुकना पड़ा। वो मान गया। एडल अजनबी को मेज तक ले गई और उसे खाने के लिए कहा। चूहेदान वाले ने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा। लेकिन बार बार वो उस लड़की को देखता रहा जिसने उसकी हिमायत की थी। वो शायद सोच रहा था, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे लिए क्यों लड़ी है। इसके बाद राम शो में क्रिसमस की शाम हमेशा की तरह शांति से बीती। अजनबी ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की। उसने ज्यादातर वक्त सोने में गुजारा। पूरी सुबह वो मेहमान वाले कमरे में सोफे पर लेटा रहा, एक ही बार में सोता रहा। दोपहर में उसे जगाया गया ताकि वो क्रिसमस के बढ़िया खाने में हिस्सा ले सके, लेकिन उसके बाद वो फिर सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो इतनी शांति से, इतनी सुरक्षित जगह पर सोया ही ना हो। शाम को जब क्रिसमस ट्री जलाया गया तो उसे फिर जगाया। रात के खाने के बाद जब सब मेज से उठे तो वो एक एक करके सबके पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। और जब वो एडल के पास आया तो एडल ने उसे समझाया कि उसके पिता का इरादा है कि जो सूट उसने पहना है वो क्रिसमस का तोहफा है, उसे वापस करने की जरूरत नहीं। और एडल ने ये भी कहा कि अगर वो अगली क्रिसमस की शाम एक ऐसी जगह बिताना चाहे जहां वो शांति से आराम कर सके और निश्चिंत रहे कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तो उसका फिर से स्वागत है। चूहेदान वाले आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बस असीम आश्चर्य में उस लड़की को घूरता रहा। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जल्दी उठे। क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना के लिए चर्च जाना था। उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। जब वे लगभग 10 बजे चर्च से वापस आए तो एडल का सिर झुका हुआ था। वो कुछ ज्यादा ही उदास लग रही थी। चर्च में उसे पता चला था कि आयरन वर्क्स के ही एक पुराने क्रॉफ्टर को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया था जो चूहेदान बेचता घूमता था। पिता ने सुनते ही ताना मारा, कहा, देखा मैं ना कहता था। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के सामने रुकी, आयरन मास्टर ने सेवक से पूछा, वो अजनबी अभी भी यहीं है क्या? उसने कहा, हमने चर्च में सुना है कि वो आदमी चोर है। उसे डर था कि कहीं वो घर का चांदी का सामान या कुछ और लेके भाग ना गया हो। लेकिन सेवक ने जवाब दिया कि वो आदमी जा चुका है
और उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया है। बल्कि इसके उलट वो मिस विल मैनसन के लिए क्रिसमस उपहार के तौर पर एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है। एडल ने पैकेट खोला, पैकिंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो अंदर क्या था फौरन दिख गया। वो खुशी से थोड़ा चीख पड़ी। उसे एक छोटा सा चूहेदान मिला और उसके अंदर 3 सिकुड़े हुए 10-10 क्रोनॉर के नोट रखे थे। वही नोट। लेकिन इतना ही नहीं था, चूहेदान में एक खत भी था, बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ। खत में लिखा था, सम्मानित और नेक मिस, चूंकि आप पूरे दिन मेरे प्रति इतनी अच्छी रही हैं, जैसे कि मैं सचमुच एक कैप्टन था, मैं भी बदले में आपके प्रति अच्छा बनना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक असली कैप्टन हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस क्रिसमस के मौसम में एक चोर द्वारा शर्मिंदा हों। लेकिन आप ये पैसे सड़क के किनारे वाले उस बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हैं, जिसके पास खिड़की के फ्रेम पर पैसे का थैला टंगा रहता है, गरीब पथिकों के लिए चारे के रूप में। वाह, उसने न सिर्फ पैसे लौटाया बल्कि बूढ़े आदमी की हालत पर टिप्पणी भी की। हाँ, और अंत में उसने लिखा। क्या लिखा था? उसने लिखा, ये चूहेदान एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है, जो इस दुनिया के चूहेदान में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन के पद तक नहीं उठाया गया होता। क्योंकि इस तरह उस सम्मान से उसे खुद को साफ करने की, खुद को सुधारने की शक्ति मिली। और हस्ताक्षर थे, मित्रता और उच्च सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टाहले। कैप्टन वॉन स्टाहले, उसने वो पहचान अपना ली जो एडल ने उसे दी थी। ये तो सचमुच कमाल का बदलाव है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एडल की दया, उसके विश्वास, उसके दिए हुए सम्मान ने क्या असर डाला। उसे कैप्टन की तरह मानकर एडल ने अनजाने में ही उसे वो बनने की प्रेरणा दे दी जो वो बन सकता था। उसने उसे अपने अंदर के अच्छाई को खोजने और उस चूहेदान से, उस फंदे से बचने की ताकत दी। हाँ, और ये सीधे तौर पर लेगरलॉफ के उसी मूल विचार से जुड़ता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, कि इंसान की जो बुनियादी अच्छाई है उसे समझ और प्यार से जगाया जा सकता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो दुनिया को एक चूहेदान समझता था, जो खुद लालच के फंदे में फंसा, लेकिन अंत में किसी की अप्रत्याशित करुणा और सम्मान ने उसे पूरी तरह बदल दिया। दुनिया एक चूहेदान है, ये रूपक बहुत शक्तिशाली है, नो डाउट, लेकिन कहानी ये भी दिखाती है कि उस फंदे से निकलने का रास्ता भी है। हाँ, और वो रास्ता शायद दूसरों के प्रति हमारे बर्ताव में छुपा है, हमारे विश्वास में। बिल्कुल, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं ये तय करता है कि वो क्या बनेंगे। क्या किसी पर भरोसा जताना, उसे सम्मान देना, तब भी जब वो शायद उसके लायक न लगे, क्या ये उसे अपने ही बनाए चूहेदान से बाहर निकलने में मदद कर सकता है? ये एक गहरा सवाल है, सोचने लायक बात है।